डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और कुछ यूनिट्स ऑफ जैसे मैग्नेटिक इंडक्शन है या मैग्नेटिक परमेबिलिटी है या ससेप्टिबिलिटी है। इन सब के हम देखेंगे यूनिट्स क्या रहती हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझेंगे ये होता क्या है, ठीक है। सपोज मैं एक मैग्नेट लेता हूँ जिसका एक तरफ से साउथ पोल है, दूसरी तरफ से नॉर्थ पोल, ठीक। और ये ले रहा हूँ मैं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। इसके अंदर मैं एक सब्सटेंस रख रहा हूँ जिस सब्सटेंस के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड जगाना चाहता हूँ, यानी उस सब्सटेंस के अंदर मैं मैग्नेटाइजेशन करना चाहता हूँ, उसको मैग्नेटाइज करना चाहता हूँ। जिस तरह हम मैग्नेट के साथ में आयरन रखते हैं कुछ देर के लिए और कुछ देर के बाद में वो आयरन भी मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। जैसे आयरन का एक नेल कील या आयरन का एक टुकड़ा, लोहे का एक टुकड़ा, वो कुछ देर के बाद में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखेंगे, कुछ देर के बाद में वो भी मैग्नेट की तरह काम करता है। उसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन, यानी मैग्नेटाइज करना किसी चीज को, ठीक है। अब इस सब्सटेंस को मैं मैग्नेटाइज करना चाहता हूं, समझ में आया ना, यानी इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड जगाना चाहता हूं, ठीक। अब इसके अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन होती है, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लूंगा मैं, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन होती है वो मैं देखूंगा, वो कैसे हो सकता है और कितना होगा। देखो मैं कहूंगा इसके अंदर जो इंटेंसिटी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो बराबर होगा मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसा ही लिख सकते हैं ना हम, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं इस सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना चाहता हूं और बाद में देखता हूं कि इसमें कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ, उसके अंदर इंटेंसिटी कितनी है। मैं उसको बोलूंगा मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मेरी बात गौर से सुनना। अब ये इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करेगा? इसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा? मैं बोलूंगा दिस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एच को बोलूंगा मैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैंने फील्ड कितना अप्लाई किया उसी के हिसाब से इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा, राइट। आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मेरी बात गौर से सुनना जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। या मैं ऐसा कहूंगा दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहां पे लगाऊंगा मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको लिखूंगा मैं के। आप कापा भी लिख सकते हैं, कापा, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं आप। फिलहाल मैं के लिखूंगा, मतलब सिंपल बनाने के लिए मैं लिखूंगा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड एच, राइट। समझ में आया? यानी मैं बोलूंगा दिस इंटेंसिटी इज इक्वल टू के इंटू एच। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मेरी बात गौर से सुनना। अब अगर मैं आपसे पूछूं हम कैसे कर सकते हैं डिफाइन इंटेंसिटी क्या है, मैं बोल सकता हूं इंटेंसिटी इज प्रोडक्ट ऑफ के एंड एच। ये के क्या है मैं बाद में बताऊंगा। या मैं इसको बता सकता हूं कि इंटेंसिटी का मतलब है एक्सटेंट टू विच ए सब्सटेंस कैन बी या गेट्स मैग्नेटाइज्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, किस हद तक ये मैग्नेटाइज हुआ, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। समझ में आया ना? शाबाश। अब गौर से सुनना। मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, बट दिस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक। अब इस इक्वेशन को, इसको नाम रखूंगा मैं इक्वेशन 1, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के जो है के, ये मुझे डिफाइन करना, ये क्या है, ये के।
व्हाट दिस के इज एक्चुअली, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो मैंने लगाया ये क्या है। मैं बोलूँगा के इज इक्वल टू आई, ये इधर लेके आओ, ये हो गया एच। सो के इज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस के को कहते हैं हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, या मैं बोलूँगा सिंपली ससेप्टिबिलिटी बोलूँगा फिलहाल में, ससेप्टिबिलिटी, राइट। तो अगर आप मैं पूछूं आपसे इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। समझ में है ना? अब समझेंगे हम ये वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी क्या है और इसको हम वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी क्यों कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये जो है ना के, ये क्या है? इट इज मेजर ऑफ extent to which, या एक्सटेंट नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा ऐसा मैग्नीट्यूड। किस मैग्नीट्यूड का मेजर है ये? हाउ इजीली ए सैंपल कैन बी मैग्नेटाइज्ड। ये जो के है ना, ये के जिसको मैंने ससेप्टिबिलिटी कहा, ये ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये रहता है, ये हमें दिखाता है, ये एक मेजर है जिससे हमें पता चलता है कि कोई चीज कितनी इजीली मैग्नेटाइज होती है। हाउ इजीली ए सब्सटेंस ए सैंपल इज मैग्नेटाइज्ड, उसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। इसका मतलब जिस चीज में ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वो जल्दी मैग्नेटाइज होता है, जिसमें कम होगा वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता है। समझ में आया ना? शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी क्यों कहते हैं। अगर आपको याद होगा, ये जो के है ना, के बराबर है आई बाई एच, है ना, लेकिन आई किसके बराबर है? आई इज मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? आई जो है यहाँ पे वो है मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम, इसीलिए हम इसको कहते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। ये याद रखना, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम इसको मास ससेप्टिबिलिटी या ग्राम ससेप्टिबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, बहुत इजी है। कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा ऐसे, ये इसको बोलते हैं हम काई, मैं लिखूंगा काई जी का मतलब है ग्राम ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये? ग्राम ससेप्टिबिलिटी। मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं कहना चाहता हूं। ग्राम ससेप्टिबिलिटी कैसे बनाएंगे हम? ये हम कैसे बना सकते हैं? देखो, ये जो ससेप्टिबिलिटी है ना, ये है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, यानी ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। सपोज के जो है ना, सपोज ये मैं यहां पे लिखता हूं, सपोज के जो है वो मैं लिखूंगा ससेप्टिबिलिटी Z पर यूनिट वॉल्यूम। चलेगा फिलहाल के लिए? समझ में है ना? अब मुझे इसे करना है कन्वर्ट ग्राम ससेप्टिबिलिटी में, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा कर सकता हूं, इसको मैं लिखूंगा, अगर मैं के को मल्टीपल कर दूं डेंसिटी, के को डिवाइड कर दूं डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या है? डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो बन जाएगा के इंटू वॉल्यूम बाय मास। चलेगा? अब के किसके बराबर है? Z, है ना। मैं लिखूंगा इसको Z डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय मास। वॉल्यूम कट, ये क्या बन गया? ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास। चलेगा? शाबाश। तो अगर मैं अब यहां पे लिखूं xg, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, इट इज लाइक दिस, के डिवाइड बाय डेंसिटी। ये आपको मैंने समझाया, के डिवाइड बाय डेंसिटी का मतलब रहता है ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास। इसको मैं बोलूंगा मास ससेप्टिबिलिटी या
ग्राम ससेप्टिबिलिटी, ये याद रखना। और ये जो बनाया मैंने ये रो, इसका मतलब रहता है डेंसिटी। क्या मतलब रहता है इसका? डेंसिटी। समझ में आया ना? इसको आप डी भी लिख सकते हैं, चल जाएगा, यानी K/D। क्लियर? यहां तक तो कोई शक नहीं है? शाबाश। अब मैंने आपको बताया कि ग्राम ससेप्टिबिलिटी जो है वो बराबर रहता है ससेप्टिबिलिटी, यानी कौन सा ससेप्टिबिलिटी? वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, यानी रो और डी। जो आपको अच्छा लगे वैसा लिखो, ठीक है? रो भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, यानी डी स्टैंड्स फॉर डेंसिटी हियर। अब मैं बताऊंगा आपको मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या रहता है, बिलिटी, ये आपको बताना है मुझे, ठीक है? मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या मतलब है? ये है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल, ऐसे ही बोल सकता हूं ना मैं, ये है इसका मीनिंग, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर मोल। यानी ये जो है, ये जो बनाया ना मैं, इसको मैं पर मोल में कन्वर्ट करूंगा। हमारे पास में जो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, काई, मैं बचपन में इसको चाई बोलता था, तो काई बोल सकते हैं आप इसको, काई एम लिखूंगा मैं यहां पे, या काई ही लिख दो तो चल जाएगा। वो बराबर रहेगा एक्स या काई जी, यानी ग्राम ससेप्टिबिलिटी इनटू मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, यानी जिस सब्सटेंस का आपको निकालना हो उसका मोलर मास। समझ में आया ना? देखो हम करते ना, मास डिवाइड बाय मोलर मास क्या रहता है? नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया ना? तो मैं ऐसा बोलूंगा, मास या W लिखूंगा मैं, W डिवाइड बाय मोलर मास, वो बराबर रहता है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं मोलर मास, यहाँ पे ऑलरेडी मास है, क्योंकि दिस Xg मीन्स K/D, या मैं बोलूंगा Z/m, लिखा था ना पिछले वाले पेज पे, हमने लिखा था Z/m, यानी ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट मास। तो ये मास है, ये मोलर मास है, मास डिवाइड बाय मोलर मास किसके बराबर रहता है? नंबर ऑफ मोल्स की। तो मोलर मास डिवाइड बाय मास किसके बराबर रहता है? 1/n, यानी ससेप्टिबिलिटी पर मोल, राइट? इसको बोलते हैं हम ससेप्टिबिलिटी पर मोल, राइट? यानी जब मैं मोलर ससेप्टिबिलिटी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा Xg इंटू मोलर मास। अब ये जो पूरी कहानी है ना, ये कहाँ से शुरू हुई, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ कहाँ से आई, इंटेंसिटी कहाँ से आई, ससेप्टिबिलिटी कहाँ से आई, और इनके बीच में रिलेशन क्या है? रिलेशन ये हम देखेंगे, इनके बीच की रिलेशन देखेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूँ। सपोज ये है नॉर्थ, ये है साउथ, नॉर्थ साउथ मैग्नेट है ये, और इसके अंदर मैं एक सब्सटेंस डाल रहा हूँ, कोई भी सब्सटेंस। अब मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करना है, यानी इसका मैग्नेटाइजेशन करना है मुझे। क्या करना है? मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैं बोलूँगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? वो मैं दिखाऊंगा H से, और इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, मैं बोलूँगा इसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। और आप सबको मालूम है कि इसका सिंबल क्या है, उसका सिंबल हम दिखाते हैं B। समझ में आया ना? अब देखो ये जो सब्सटेंस है ना, इसमें जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अब आप पूछेंगे क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो H है ये ग्रेटर देन B भी रह सकता है, इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा रहेगा। अगर ये ज़्यादा रहा तो हम बोलते हैं ऐसी सब्सटेंसेस को डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी जिनमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कम होता है उनको बोलते हैं हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस।
समझ में आया ना? ये बात याद रखना, ये हमेशा के लिए याद रखना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसी सब्सटेंसेस को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यहां तक तो समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। अब अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो, यानी डेल्टा एच, डिफरेंस इन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स, मैं लिखूंगा वो बराबर आएगा बी माइनस एच। ये मैंने क्यों लिखा इसका मतलब मैं बताऊंगा। हम एच माइनस बी भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने बी माइनस एच ही लिखा। ये मैंने इसलिए लिखा था कि हमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की डिफरेंस जो है वो समझ में आ जाए और इजीली समझ में आ जाए। देखो, अगर सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, क्या होगा? सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा, तो वहां पे बी ज्यादा और एच कम होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव ज्यादा और नेगेटिव कम होगा। तो डेल्टा एच उस टाइम पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव ज्यादा है। तो डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया तो समझ लेना कि ये जो सब्सटेंस है ये है पैरामैग्नेटिक। अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो समझ लेना कि ये सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है। यहां तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये डिफरेंस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये या इस साइड में लाऊंगा, मैं लिखूंगा, या मैं पहले आपको और एक चीज बताऊंगा। ये जो डिफरेंस है ना, ये हम जनरली इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट करते हैं। या मैं ऐसा बोलूंगा शॉर्टकट में, आपको याद होना चाहिए, ये जो डेल्टा एच है ना, ये बराबर रहता 4 पाई आई की। किसके बराबर था? 4 पाई आई। तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा एच के बदले में 4 पाई आई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैं लिखूंगा बी माइनस एच इज इक्वल टू 4 पाई आई। चलेगा? यही रिलेशन मैंने लिखी, लेकिन थोड़ा सा उल्टा करके, ये साइड इधर लाया, ये साइड इधर। क्लियर? या मैं लिखूंगा ऐसा, B इज इक्वल टू, ये माइनस एच इधर ले जाइए, बन जाएगा प्लस एच प्लस 4 पाई आई। यहां पे इसके साथ माइनस था, यहां पे प्लस हो गया। ठीक, ये समझ में आना? देखो, अगर आपको याद होगा, ये जो है ना, इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच है। यानी इंटेंसिटी और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों डिपेंड करते हैं अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। मैं लिखूंगा बोथ बी एंड आई डिपेंड ऑन व्हाट? डिपेंड ऑन एच। समझ में है ना? इस पे डिपेंड करते हैं। इस इक्वेशन का नाम रखूंगा मैं 1 सपोज। देखो, देयरफॉर मैं दोनों साइड्स को h से डिवाइड करता हूं। देयरफॉर डिवाइड बोथ साइड्स बाय h से मैं डिवाइड करता हूं। ध्यान रखना, इधर उधर भटकना मत। मैं लिखूंगा यहां पे b बाय h, चलेगा? इक्वल टू h बाय h, ये प्लस में है ना, प्लस 4 पाई आई डिवाइड बाय h। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो b बाय h है, उसको क्या कहते हैं हम? b बाय h ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं। लेकिन यहां पे सपोज मैं परमिएबिलिटी को दिखाता हूं p से, या म्यू से भी दिखा सकते हैं, जो आपको मर्जी आए, जो आपको अच्छा लगे वैसे दिखाओ। ठीक है? म्यू नहीं, न्यू, ऐसे दिखाते हैं इसको। ये और ये सेम है, मैंने पी से दिखाया था कि समझ में आ जाए कि ये परमेबिलिटी। एच बाय एच किसके बराबर है? 1 के बराबर, प्लस 4 पाई जो है ये मैं लिखूंगा अलग, यहां पे लिखूंगा मैं आई बाय एच। और आई बाय एच किसके बराबर है? शाबाश, आई बाय एच आता है बराबर के की। के का मतलब रहता है वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, ये याद रखना। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा,
और P इज इक्वल टू 1 प्लस 4 पाई K किसके बराबर है? I बाई एच के बराबर। P किसके बराबर है? B बाई एच के बराबर। इसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी। इसको क्या कहते हैं? परमिएबिलिटी। समझ में आया ना? तो परमिएबिलिटी और वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी का आपको यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया। समझ में आया? शाबाश। अब वादे के मुताबिक यूनिट्स पे बात करेंगे ने। इनकी यूनिट्स क्या आएंगी? यूनिट्स ये याद रखना। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा, जिसकी बात करूंगा वो है सबसे पहली टर्म, उसको हम कहते हैं फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी फाई, मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई का जो यूनिट है वो है वेबर। क्या है वो? मैं लिखूंगा WBER। इसको हम दिखाते हैं WB से। और वेबर जो है ये बराबर रहता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पियर। समझ में आया? ये है वेबर का यूनिट। मतलब वेबर जो है इसके बराबर रहता है। यानी फ्लक्स का जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इसके बराबर आता है। अब उसके बाद में आता है फ्लक्स डेंसिटी B। इसको हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इसको। ये बराबर रहता है फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज पर यूनिट सरफेस, सॉरी ये पर यूनिट एरिया है, पर यूनिट एरिया लिखूंगा मैं, एरिया का जो यूनिट है वो मीटर स्क्वायर है ना। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, फिर इसके बदले में लिखूंगा मैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम कहते हैं टेस्ला। ये हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है। इस फ्लक्स डेंसिटी के बाद यानी B के बाद में आता है मैग्नेटिक फील्ड। मगर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम दिखाते हैं H से। इसका अगर आप यूनिट देखेंगे वो आता है बराबर एम्पियर पर मीटर। इसका यूनिट जो है वो आता है एम्पियर पर मीटर, या आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, A पर मीटर यानी मीटर इनवर्स, राइट। इसके बाद में आती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जो हमने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसको हमने दिखाया था वहां पे म्यू से और P से दिखाएंगे हम। इसका जो यूनिट आएगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का जो यूनिट आएगा वो आएगा वेबर पर एम्पियर। ये याद रखना, वेबर पर एम्पियर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर, राइट। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद में पढ़ा था हमने मोलर ससेप्टिबिलिटी, यानी XM, जो हम पढ़ते हैं ना, XM जो लास्ट पे हमने पढ़ा था। ये एक्सप्रेस किया जाता है मीटर क्यूब पर मोल में। समझ में ना? तो इसका जो यूनिट है वो है मीटर क्यूब पर मोल। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो आपको काम में आएंगे, हो सकता है एंट्रेंस क्वेश्चंस में ये पूछे गए। तो आज का जो लेक्चर था ये यहीं तक था, इसे हम यहीं पे बंद करते हैं। तो मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।